ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वन संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। लोकसभा में कल वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। ये विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन से संबंधित है। मुकुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि इसका उद्देश्य देश के और देश के नागरिकों का विकास है। जो कुछ चर्चा अखबार में और जगह आ रही है कि इससे वन नष्ट हो जाएंगे, वो गलत है। अब मैं समझाता हूँ कि ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, वनों की जब हम इतिहास देखते हैं भारत में, 1927 में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकार ने एक विधेयक लाए थे जिसमें उन्होंने जितने भी जंगल थे जो पहले ग्रामवासियों के पास थे या राज्यों के पास थे, उनके ऊपर अंकुश लगाकर उनको एक संरक्षण के अंदर वन फॉरेस्ट एक्ट के जरिए अपने कंट्रोल में कर लिया। उस समय उनका उद्देश्य ये था कि लकड़ी काट कर हम पैसा कमाएंगे। यहाँ से बहुत सारी लकड़ी वर्ल्ड वॉर 1 के लिए गई और इतनी तबाही मची कि काफी हद तक तो विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि जमुना नदी में लकड़ी बहाई गई। इतने बड़े पैमाने पर कटान हुआ। उसके बाद जब हम भारत आजाद हुआ तो फिर ये एक नीति ऐसी ही बनी रही जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम वनों को, जो वहाँ रहते हैं लोग या जो नागरिक हैं, उनसे बचाएंगे, ये नहीं कि उनके लिए बचाएंगे। ये बहुत बड़ा एक मूलभूत बात जो है, जो आज सामने आ रही है कि वन जो नागरिक हैं उनसे नहीं बचाना है, उनके लिए बचाना है। नया देश आजाद हुआ था तो ये बातें समझ में नहीं आई। अब आंकड़ा ये कहता है कि 1951 और 1976 तक 25 साल में 40 लाख हेक्टेयर वन का नुकसान हुआ। पिछले 45 साल में केवल 10 लाख हेक्टेयर का नुकसान हुआ। अब पहले जो नुकसान हुआ उसमें कटान इसने बड़े पैमाने पे हुई। अनेक क्षेत्र से वृक्ष जो है वो गायब हो गए। जो हाल में नुकसान जिसको हम कहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ। शहर बढ़े, सड़कें बनी, रेलवे लाइन बनी। तो ये दूसरा बिंदु जो हमको समझना है कि जिसको हम वन संरक्षण कह रहे हैं, किस लिए संरक्षण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या नुकसान होता है, उसमें बड़ा परिवर्तन आया जैसे जैसे देश का विकास होता गया। अब 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके परिवर्तन अब हम कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी कट गई समझिए, या वो जो मनोवृत्ति थी वो पुरानी रह गई कि ये तो एक धरोहर नहीं है पर इसको हमको एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना है। राज्यों ने भी कमाया। तो उस समय जब एक्ट आया उसने एक अंकुश लगा दिया। उस समय की ये थिंकिंग थी या सोच विचार ये था कि इतने बड़े पैमाने पर विचारधारा, इस सोच को बदलने के लिए एकदम से सब चीज पर रोक लगा दो। हर चीज के ऊपर रोक लग गई। पर्वतीय क्षेत्र का मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो लोग जंगल में लकड़ी बटोरने जाते थे, ना गैस की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, उस पर भी अंकुश लग गया। वो जंगल की लकड़ी से अपना घर बनाते थे। अब हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है और विकास के लिए यह आवश्यक भी है। सड़कें बननी है, रेलवे लाइन बननी है। विश्व के हर देश का विकास इसी माध्यम से हुआ है। आप दूरस्थ के इलाकों के गांव में जाइए, सबसे पहले मांग होती है कि सड़क, क्योंकि उसी से उनको बाहर से जुड़ते हैं, सामान खरीदते हैं, आयात निर्यात करते हैं, आजीविका बनाते हैं। उस पर रोक लग गई। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हमको इस बात पर भी ध्यान देना है, और ये बात जो उठाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 1996 जजमेंट का हम उल्लंघन कर रहे हैं या उसको धिक्कार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 1996 जजमेंट में ये कहा गया था कि इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण की दृष्टि से हमको इसको देखना है। क्योंकि जो नियम बना था, जो पार्लियामेंट ने जिस चीज के ऊपर जनमत व्यक्त किया था, उस पर ये नहीं बताया गया था कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब हमने रोक लगा दी, फिर संकेत ये था कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमको रोक लगाने की आवश्यकता है। उस समय 1980 में उसकी आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को इंटरप्रेट करके, उसी को समझाकर ये कहा कि अगर आप इसलिए अधिनियम लाए हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक हो गया है, तो यही एक मापदंड होगा जिससे हम देखेंगे कि सड़कें कहाँ बनेंगी, शहर कहाँ विकास होगा, या गांव वालों के स्कूल कहाँ बनेंगे। अब इस बात पर भी एक आक्रोशता रहा, एक विकास रुक रहा था। तो इस सब चीज को देखते हुए जो नया अधिनियम आया है
उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ये हमको जरा सा गौर से देखना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में। इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं कि जंगल कट जाएंगे, पर कि एक विकास की धारा जो ब्रिटिश शासन काल से आई, जो विकास उस समय परिभाषा थी कि लकड़ी काट के बेचेंगे, फिर ये आया कि नहीं ज्यादा कट गया है, रोक लगानी है। फिर ये थिंकिंग आई हमको एक नया संतुलन बनाना है जिसमें पर्यावरण आधार नहीं होगा पर जन सुविधा, देश का विकास एक आधार होगा, और एक नया बैलेंस कहिए, एक नया समन्वय हमको स्थापित करना है। तो सर, ये जो संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात आप कह रहे हैं कि पहले ऐतिहासिक शोषण हुआ वनों का, ब्रिटिश काल से हुआ, उसके बाद भी वो जो ट्रेडिशन थी वो चलती रही, और फिर जो रोक लगाई गई, जैसा आपने कहा कि वो भी एक एक्सट्रीम लगाई गई क्योंकि उस टाइम उसकी जरूरत थी। लेकिन अब जो एक संतुलन वाला जो अप्रोच है, उसके तहत जो ये संशोधन आया है, उसमें प्रमुख अमेंडमेंट्स क्या है जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट ये है कि देश के विकास को, देश की आवश्यकता को सामने रखा गया है। देश की आवश्यकता मानी जाएगी कि देश के नागरिक, देश की सुरक्षा और देश के आर्थिक व्यवस्था है, उसको आगे रखा गया है, और एक नया संतुलन बनाया जा रहा है जिसमें जो नए नियम आएंगे वो इस बात को देखेंगे कि पर्यावरण और इन आवश्यकताओं का कैसे संतुलन किया जाए। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि बॉर्डर इलाके में 100 किलोमीटर तक रोक हटा दी गई है, ये गलत है। मैं फिर उत्तराखंड का उदाहरण देता हूँ जहाँ का मुझे एक व्यक्तिगत परिचय है। बॉर्डर एरिया के 100 किलोमीटर की दूरी तक कोई रिजर्व फॉरेस्ट नहीं था क्योंकि अंग्रेज वहाँ पहुंचा ही नहीं था। तो पंचायत बंद थे जिनके ऊपर राजस्व विभाग या पंचायतों का नियंत्रण था, क्योंकि बाहर लकड़ी नहीं जा सकती थी, न सड़कें थी, न नदी का बहाव था जिनके ऊपर बहा के अंग्रेज शासन ले गए। उस क्षेत्र में, बॉर्डर इलाके में जो आवश्यकता थी वो कम थी। अब आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है कि हमको वहाँ सड़कें पहुँचानी है, सेना के लिए नहीं। जो गांव को अगर हम जोड़ेंगे नहीं भारत के साथ, तो वो भारतीय अपने को कैसे समझेंगे। सड़क से लकड़ी बाहर निकलती है तब जंगल कटते हैं। अब उतनी आवश्यकता नहीं है और वो चोरी छिपे नहीं हो सकता है। ड्रोन की सुविधा है, चेक पोस्ट है, टेलीफोन पहुंच रहा है, मोबाइल फोन। तो इस तरह से चोरी छिपे जंगल के अंदर अब लकड़ी का कटान नहीं हो सकता है जो पहले संभव था और होता था। इसी तरह से ये कहा गया है कि 10 हेक्टेयर तक अगर सरकारी आवश्यकता हो उसको बाहर ले जाएंगे। क्या आवश्यकता होगी बॉर्डर एरिया में, बर्फीली चट्टानों में, या उस ठंडे इलाके में जहां आबादी नहीं है, सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। क्या हो सकता है कोई नया शहर बनाए, ग्रामवासियों के लिए नए स्कूल बनाए, नया अस्पताल खोलें। ट्राइबल एरिया में 5 हेक्टेयर की बात कही गई है। इसमें चेक पोस्ट भी शामिल है, इसमें स्कूल भी शामिल है, अस्पताल भी शामिल है। दैनिक जनजीवन में हम मान लेते हैं शहरी क्षेत्र में विकास, पार्क है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, वो सब वहाँ नहीं है। नहीं तो वहाँ क्या करेगा कोई 10 हेक्टेयर के साथ, ये हमने नहीं सोचा है। जो शिकायत कर रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं कि उसको बेचेगा थोड़ी सरकार, तो सरकारी उपयोग के लिए है। इसी तरह से ये कहा गया है हाईवे के साथ साथ, रेलवे पटरी के साथ साथ 1.1 हेक्टेयर छोटी आबादी, छोटे दुकान का स्थापना की जा सकती है। ये भी उत्तराखंड में बहुत पहले से प्रथा चली आ रही थी कि सड़क के किनारे की जमीन लोगों को मुफ्त में दी जाती थी ताकि वो एक दुकान बना लें, एक थोड़ा घर भी बना लें सड़क पे आके। क्योंकि जो यात्री पैदल चल रहा है उसमें पैदल ही चलते थे लोग, या एक आध बस में जो आ रहे हैं उनको कुछ सुविधा मिल जाएगी। कुछ आसपास के गांवों के लिए एक छोटी सी दुकान बन जाएगी। उसमें राशन की दुकान भी खोली गई थी, उसमें आजकल गैस के सिलेंडर भी वहीं से मिल रहे हैं। तो ये जो नगरों में, शहरों में एक भूल जाते हैं कि ये सब सुविधाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, और अगर सारी जमीन सरकार की है तो कोई खरीद के भी नहीं डाल सकता है, जैसे शहर में खरीद के दुकान बना सकता है। तो ये दूसरा फर्क आया। तीसरा जो बहुत बड़ा फर्क ये आया कि नई सोच में ये रखा गया, ये जो रिसोर्स है, ये जो हमारे धरोहर है, इसका हम और क्या उपयोग आजकल कर सकते हैं, जैसे इको टूरिज्म या खनन के लिए। अब खनन एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। हम कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो महंगा पड़ता है। कोयला महंगा पड़ता है तो बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी होती है तो गरीब आदमी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। ये एक सत्य है हमारे देश का, नहीं हर देश का। जब भारत में इतने सारे खनन पदार्थ हैं, कोयले से लेकर और अन्य पदार्थ, तो हमको निर्यात करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? हाँ, इसमें नुकसान होगा, पर यहाँ भी फिर बैलेंस करना है कि हमको कोयला तो आना ही है, चाहे हम यहाँ से लें चाहे कहीं और से लें। तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को फर्क नहीं पड़ता है कि खनन हिंदुस्तान में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो।
अगर हम निर्यात करते हैं, बिजली का दाम बढ़ता है, तो हमारे विकास में ही नहीं, हमारे गरीब घरानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है बिना बिजली के। तो ये सोचने की बात ये आ रही है कि नई आवश्यकताओं को देखते हुए, नए आय के उपयोग को देखते हुए इको टूरिज्म, ये बहुत दिनों से कहा गया है कि वन जंतुओं के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों को वहां जाने से बंद कर दें या कंट्रोल रूप से, एक समन्वित रूप से लोगों को अंदर आने दें, क्योंकि वही सुरक्षा करेंगे, पोचिंग नहीं होगी। ये अफ्रीका में इस बात पर काफी विचार हुआ है सदियों से। इस निष्कर्ष में वो पहुंचे हैं कि जंगल को बंद करने से पोचिंग होती है और जंगल को एक कंट्रोल रूप से खोलने में कुछ लोगों के आने जाने की वजह से पोचिंग बंद होती है। तो ये नई सोच भी आई है। तीसरी नई सोच जो इसी धारा में है वो है प्राइवेट सेक्टर को बंद लगाने की छूट। अब मैं छूट शब्द जान के कह रहा हूं क्योंकि ये शिकायत आएगी कि बेच दिया। नहीं, बेचा नहीं गया है। वो भारत सरकार उसको रिव्यू करेगा, उसको संस्तुति देगा, तो प्रदेश शासन से आएगा, वो भारत सरकार के पास जाएगा और उसमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। 20% के करीब ही घने जंगल हैं। इनफैक्ट मुकुल जी, इस संदर्भ में जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग जो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस डरते भी थे प्लांटेशन लगाने से कि हम फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आ जाएंगे और उसके शायद जो कड़े प्रोविजन से वो घबराते थे, तो वो भी एक डर तोड़ने के लिए ताकि फॉरेस्टेशन बढ़े और जो कृषि वानिकी है, जैसे आपने कहा एग्रो फॉरेस्ट्री, उसको भी बढ़ावा मिले। आपको लगता है ये पहलू भी देखे गए हैं? जी हाँ, ये पहलू देखे गए हैं, पर इससे एक सामाजिक परिवर्तन का रूप बन रहा है, ये आर्थिक परिवर्तन का नहीं है। मेरे पास एक छोटी सी जमीन उत्तराखंड में है, मैं देवदार लगा रहा था तो वन विभाग ने मुझे सलाह दी कि आप बाउंड्री में लगाइए क्योंकि आप इनको काट नहीं पाएंगे कभी। अगर आप घर भी अपना बनाना चाहेंगे तो हम आपको अनुमति नहीं देंगे। अब आप गौर करिए कि छोटी सी जमीन किसी के पास है, वो कहता है कि मैं देवदार या कोई और पेड़ लगाना चाहता हूँ, और फिर उसको कहा जाता है कि नहीं, अगर तुमको अपने घर के लिए भी जगह चाहिए हम तुमको नहीं देंगे, इसको काटने नहीं देंगे। तो ये जो आपने कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री या इसका जो रूप दिया गया है कि भाई अगर तुम्हारे प्राइवेट प्लॉट में, निजी क्षेत्र में अगर तुम कुछ लगाते हो तो उसको हम परमिशन के साथ हम उसको अलाउ करेंगे। मतलब परमिशन का मतलब ये है कि अंधाधुन कटान नहीं, पर 2-4 पेड़ एक साइंटिफिक तरीके से अगर उसको कुछ करना चाहते हो तो हम मना नहीं करेंगे। आज की तारीख में मनाही दी है। मैंने आपसे कहा कि मेरे अगर छोटे से प्लॉट में वहां पे एक पेड़ है, मैं उसको काट नहीं सकता हूँ। नोएडा में भी अगर किसी के प्राइवेट प्लॉट में पेड़ है तो उसको घर बनाने के लिए, प्राइवेट प्लॉट 300 मीटर का प्लॉट है, अगर उसमें पेड़ उग गया, चले गए विदेश 4 साल बाद 6 साल बाद आए, तो उसको अपने घर बनाने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें जाती है ये, क्योंकि प्राइवेट प्लॉट में तो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए कि पहले क्या होता था, 1980 में हमने एक दूसरे एक्सट्रीम पे जाकर हर चीज पर रोक लगा दी। अब पुरानी धारा के पास वापस आ रहे हैं, संतुलित विचारधारा रख रहे हैं, और ये तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। ये नई चीज है, एवोल्यूशन हो रहा है, नई सोच है, और इसकी नियमावली बनेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छूट लगा दी गई है। जब नियमावली बनेगी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। वन संरक्षण संशोधन विधेयक से आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा होगी, सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होंगे, कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा और वनवासियों के लिए विकास की गुंजाइश बढ़ेगी। एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ लाया गया है ये वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वन संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।